Hello children, myself Jagdamba Singh welcomes you all in political science class. We are continuing chapter number 2 which is the end of bipolarity and this is the sixth part. इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे और क्या चेंजेस वो ले करके आए जो सोवियत ब्लॉक था उसके डिसइंटीग्रेशन के बाद क्या चेंजेस वहाँ पर आए परिणाम स्वरूप, वो हम लोगों ने देखा था पिछले वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे वो टॉपिक है शॉक थेरेपी इन पोस्ट कम्युनिस्ट रिजिम। जो पोस्ट रिजिम कम्युनिस्ट जो ब्लॉक था, जब वो कोलैप्स हो गया तो उसके साथ साथ उसकी इकोनॉमी भी कोलैप्स हो गई। जो एक सोशलिस्ट इकोनॉमी थी वहाँ की, वो भी कोलैप्स हो गई और उसको अब एक डेमोक्रेटिक वे में उसको एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के रूप में उसको इस्टेब्लिश करना था। और जैसे कि किसी व्यक्ति की हृदय गति जब रुक जाती है यानी हार्ट अटैक आता है तो उसको एक थेरेपी दी जाती है, तो उसको शॉक थेरेपी कहते हैं। तो वैसे ही वो एक तरह से उसकी हृदय गति रुक गई थी और उसको फिर से खड़ा करना था उस इकोनॉमी को, तो इसलिए इसको कहा गया शॉक थेरेपी। तो इस शॉक थेरेपी के बारे में हम लोग समझेंगे कि किस तरह से जो सोशलिस्ट इकोनॉमी थी उसको एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में चेंज किया गया उस समय। इसको हम लोग आज बहुत अच्छी तरह से समझेंगे कि व्हाट वाज द शॉक थेरेपी। पहले हम लोग ये समझते हैं कि शॉक थेरेपी क्या थी। वैसे तो मैंने बता दिया कि जो चेंज आया फ्रॉम सोशलिस्ट इकोनॉमी, जो चेंज हुई इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, तो जो एक शॉक था वो उसको ही यहाँ शॉक थेरेपी कहा जा रहा है। तो व्हाट वाज द शॉक थेरेपी? द कोलैप्स ऑफ कम्युनलिज्म was followed in most of this country by a painful process of transition from an authoritarian socialist system to a democratic capitalist system. जो ये authoritarian socialist system था वहाँ से एक democratic capitalist system में change होने का जो process था that is known as the shock therapy, और इसी को हम लोग shock therapy कह रहे हैं। द मॉडल ऑफ ट्रांजिशन, ये जो ट्रांजिशन हुआ सोशलिस्ट इकोनॉमी से एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की ओर इन रशिया, सेंट्रल एशिया एंड ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज दैट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्ल्ड बैंक एंड द आईएमएफ कम टू बी नोन एज शॉक थेरेपी। और इन सारी कंट्रीज को जो कभी सोवियत यूनियन का पार्ट रही थी, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो सेंट्रल एशिया के देश हो, चाहे वो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ हो, चाहे बाल्टिक जो सागर से लगी हुई कंट्रीज़ थी उनकी बात हो, ये सारी कंट्रीज़ जो थी उनको खड़ा करने में दो जो है ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, इन दोनों ने बहुत अच्छा काम किया और इनको स्टैंड किया। उसी को हम लोग शॉक थेरेपी कहते हैं कि किस तरह से वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की मदद से ये पुनः एक बार इनकी इकोनॉमी खड़ी हो पाई, सही ट्रैक पे आ पाई। उसी को हम लोग शॉक थेरेपी कहते हैं। और वो शॉक थेरेपी किस तरह से दी गई, क्या फॉर्म था उसका, उसको हम लोग आज समझेंगे वीडियो में। द शॉक थेरेपी वेरिड इन इंटेंसिटी एंड स्पीड एमंग्स द फॉर्मर सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज। किसी कंट्री में इसकी जो ये थेरेपी दी गई, इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा थी, कहीं कम थी, और कहीं स्पीड इसकी ज़्यादा थी, कहीं कम थी। मतलब अलग अलग प्रकार से दिया गया। ऐसा नहीं कि सबको एक प्रकार का ट्रीटमेंट दिया गया या एक प्रकार से सबको दिया गया, वो नहीं था। उसमें अलग अलग, कहीं इंटेंसिटी ज़्यादा थी और कहीं इंटेंसिटी कम थी, कहीं स्पीड ज़्यादा थी, कहीं कम थी। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार से इस थेरेपी को सारे कंट्रीज़ में प्रोवाइड किया। और प्रोवाइड करने वाले दो संस्थाएं थी, ऑर्गेनाइजेशंस थी। एक तो वर्ल्ड बैंक थी और एक आईएमएफ थी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसको कहते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं कि शॉक थेरेपी वेरिड इन इंटेंसिटी एंड स्पीड ऑलमोस्ट द फॉर्मर सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज, बट इट्स डायरेक्शन एंड फीचर्स वेयर क्वाइट सिमिलर। लेकिन उनके डायरेक्शन और फीचर्स जो थे वो बिल्कुल सेम थे। मैंने तरीका एक था, लेकिन उसकी इंटेंसिटी और स्पीड अलग अलग थे कंट्रीज़ को प्रोवाइड करने में। तो जो ये शॉक थेरेपी दी गई
उसका प्रोसेस कैसा था, आइए उसको हम लोग समझते हैं। हाउ शॉक थेरेपी वॉज गिवन, कैसे ये शॉक थेरेपी दी गई, आइए उसको समझते हैं। ईच ऑफ दिस कंट्रीज वॉज रिक्वायर्ड टू मेक अ टोटल शिफ्ट टू ए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अब इनका सीधा सीधा सामना कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से होना था, क्योंकि सोशलिस्ट इकोनॉमी जिनको ये फॉलो कर रहे थे और लगभग इनकी पूरी आबादी जो थी वो 70 साल से सोशलिज्म को देख रही थी, तो कभी उन लोगों की कल्पना नहीं थी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कैसी होती है। वो शायद उसका विचार भी उनके मन में नहीं आता था कि किस तरह से होती थी। तो अचानक से सोशलिज्म से कैपिटलिज्म पे ट्रांसफ़र होना था, ये ट्रांजिशन होना था, तो ये उनके लिए एक शॉक से कम नहीं था। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे इस शॉक थेरेपी को दिया गया। तो ईच ऑफ दिस कंट्रीज वाज रिक्वायर्ड टू मेक अ टोटल शिफ्ट टू ए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इनको सीधे सीधे अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पे ट्रांसफर होना था। दिस मीन दैट प्राइवेट ओनरशिप वाज टू बी डोमिनेट पैटर्न ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। अब ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी जो थी वो स्टेट की नहीं होने वाली थी, अब वो प्राइवेट हैंड्स में जाने वाली थी और प्राइवेट प्रॉपर्टी के रूप में अब उसको आइडेंटिफाई किया जाना था। यानी कि जो एक स्टेट हुआ करती थी एक सोशलिस्ट गवर्नमेंट में, वो सारा कुछ उनके हैंड्स में होता था, सारी प्रॉपर्टी अंत उनके अंदर लाई हो जाती थी। लेकिन अब जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आ गया था और ये चीज़ बिल्कुल नई थी इन देशों के लिए। प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेट एसेट, जितने भी स्टेट एसेट थे वो सारे प्राइवेट होने वाले थे। एंड कॉर्पोरेट ओनरशिप, और जो कॉपरेटिव ढंग से चीज़ें चलाई जा रही थी, यानी सामूहिक ढंग से जिन चीज़ों को चलाया जा रहा था उन सबको अब ख़त्म किया जा रहा था। पैटर्न्स वेयर टू बी इमीडिएटली ब्रॉट इन इंड, और इन सारी चीज़ों को का अंत हो गया था कि जितने भी कॉपरेटिव और स्टेट ओन्ड प्रॉपर्टीज थी दे वर गोइंग टू इन प्राइवेट हैंड्स। कलेक्टिव फार्म्स वेयर टू बी रिप्लेस्ड बाय प्राइवेट फार्मिंग, और जो कॉपरेटिव फार्मिंग होती थी कि सामूहिक ढंग से खेतों को एक जगह जोड़ दिया जाता था और पूरा गांव उस पर जाके खेती करता था, बाद में उसके अनुसार उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था, जो भी अनाज होता था या पैसे होते थे उनको उनके बीच डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था। तो ये कलेक्टिव फार्मिंग का जो कॉन्सेप्ट था उसको चेंज कर दिया गया और वो फार्म्स जो है वो प्राइवेट फार्मिंग में चेंज हो गए। अब उन खेतों के ओनरशिप होने लगे, यानी उन खेतों के कोई मालिक होने लगे और उनका रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में नाम आने लगा और दे वेर गोइंग टू पे रेवेन्यूज टू द गवर्नमेंट। तो इस तरह की एक प्राइवेट व्यवस्था शुरू हो गई वहाँ पे। तो दिस ट्रांजैक्शन रूल्स आउट एनी अटेम्प्ट और थर्ड वे अदर देन द स्टेट कंट्रोल सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म। और अब उनके सामने सीधे सीधे सोशलिज्म से कैपिटलिज्म की तरफ आना था, कोई थर्ड वे उनके पास, कोई तीसरा रास्ता नहीं था कि जिसके सहारे वो रहते। और उनको ये एकदम से जो ट्रांसफ़र हो रहा था सोशलिज्म से कैपिटलिज्म, ये एक शॉक था उनके लिए। तो इस तरह से सारी चीज़ें जो एक स्टेट एसेट के रूप में थी उन सारी चीज़ों को प्राइवेट हैंड्स में दिया जा रहा था। जहाँ कॉपरेटिव चीज़ें होती थी या कॉपरेटिव एसेट्स होते थे उनको अब प्राइवेट एसेट्स में चेंज किया जा रहा था। तो यही वो तरीका था शॉक थेरेपी का जो उनको प्रोवाइड किया जा रहा था। बच्चों, अभी तक हम लोगों ने देखा कि इन देशों के अंदर जितनी भी स्टेट प्रॉपर्टीज थी दे वर कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट प्रॉपर्टी। लेकिन और भी इस थेरेपी में चीज़ें थी, जैसे इन देशों को किसी बाहर के देश के साथ जब व्यापार करना था, ट्रेड करना था, तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने थे। तो आइए उनको देखते हैं कैसे रिजॉल्व किया गया बाय शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी इन एक्सटर्नल ट्रेड, कि एक्सटर्नल ट्रेड यानी कि किसी बाहर के देश के साथ जब ट्रेड करना था इन देशों को, तो क्या चेंजेस वहाँ पर लाए गए। शॉक थेरेपी ऑल्सो इन्वॉल्व ए ड्रास्टिक चेंज इन द एक्सटर्नल ओरिएंटेशन ऑफ दिस इकोनॉमी। जो एक्सटर्नल ओरिएंटेशन था इनकी इकोनॉमी का, उसमें भी बहुत ड्रास्टिक चेंज हम लोगों को देखने को मिला। द फ्री ट्रेड एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ट्रेड्स को फ्री कर दिया गया, यानी कि कोई भी देश इनके पास अपने सामानों को ले जा सकता था और किसी भी देश में ये अपने गुड्स को भेज सकते थे। इसको फ्री ट्रेड कहते हैं, जहाँ कोई बाउंड्रीज ना हो ट्रेड के लिए, तो वो फ्री ट्रेड है। तो
द फ्री ट्रेड एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और फॉरेन का डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन देशों में, या कोई फैक्ट्री लगानी हो या किसी चीज़ का प्रोडक्शन करना हो, तो वो इन देशों में आकर के अपने पूंजी को, अपने कैपिटल को वहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते थे। इसको हम लोग कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कि उन कंट्रीज़ में जो अभी सोवियत रिजीम के ख़त्म होने के बाद इंडिपेंडेंट हुई थी, इन कंट्रीज़ में कोई दूसरी कंट्रीज से आकर के वहाँ फैक्ट्रियाँ लगा सकता था या किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट कर सकता था वहाँ पे। इसको हम लोग कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो ट्रेड भी फ्री कर दिया गया था और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए भी इन देशों की बाउंड्रीज को खोल दिया गया था कि आइए और हमारे देश में इन्वेस्ट कीजिए। वेयर टू बी द मेन इंजन्स ऑफ द चेंज, और ये दो जो थे, ये मुख्य जो चेंजेस थे वो एक्सटर्नल ओरिएंटेशन ऑफ इकोनॉमी के लिए वो बहुत अहम चीज़ें थी, ये दो, जिसमें एक फ्री ट्रेड और दूसरा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए इन कंट्रीज़ को अपनी बाउंड्रीज को खोलना पड़ा। दिस ऑल्सो इन्वॉल्व ओपननेस टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल ओपनिंग और डायल्यूशन एंड करेंसी कन्वर्ट। तो जब भी कोई ट्रेड होता है तो वो इन टर्म्स ऑफ डॉलर होता है, क्योंकि करेंसी को कन्वर्ट करने का तरीका ही यही है। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों से यूएस को फ़ायदा होने वाला था। जैसे कि फ्री ट्रेड अगर हो जाता है तो वो अपने गुड्स को लाके इन देशों में बेच सकते थे। इन देशों में आपने फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर सकते थे, यूएस आके यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट कर सकता था, और जितने भी ट्रेड हो रहे थे वो इन टर्म्स ऑफ डॉलर हो रहे थे। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों के पीछे यूएस था, और यूएस कहीं ना कहीं इससे बेनिफिटेड भी हो रहा था कि इनको ग्रो तो करा रहा था। जैसे आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसे संस्था जो है उनको इनडायरेक्टली यूएस ही गवर्न कर रहा था और आज भी करता है। तो इन सारी चीज़ों के पीछे कहीं ना कहीं वो एक डोमिनेशन यूएस का रहा, और इन चीज़ों ने यहाँ पे शॉक थेरेपी के रूप में इन कंट्रीज़ को खड़ा करने का काम किया। तो बच्चों, ये जो थेरेपी दी जा रही थी, शॉक थेरेपी, ये दी जा रही थी बाय द वेस्टर्न कंट्रीज लाइक यूएस। तो आइए हम लोग समझते हैं कि गाइडेंस ऑफ वेस्टर्न इकोनॉमिक सिस्टम, कि ये जो बदलाव आ रहा था इन वेस्टर्न इन जो कंट्रीज़ थी, जो यूरोप से यूरोपियन कंट्रीज़ थी, जो अभी अभी सोवियत संघ से अलग हुई थी, डिसइंटीग्रेट हुई थी, इनके इकोनॉमी में जो चेंजेस आ रहे थे, दे वर गाइडेड बाय द वेस्टर्न कंट्रीज। गाइडेंस ऑफ वेस्टर्न इकोनॉमिक सिस्टम, अब इसको जरा हम लोग समझेंगे कि द ट्रांजेक्शन ऑल्सो इन्वॉल्व ए ब्रेकअप ऑफ द एग्जिस्टिंग ट्रेड अलायंस अमंग द कंट्रीज ऑफ द सोवियत ब्लॉक। ये जो ट्रांजेक्शन हो रहा था इन्वॉल्व ए ब्रेकअप ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रेड अलायंस, और जो भी इनके पहले के ट्रेड अलायंसेस थे वो सारे ब्रेकअप हो चुके थे। यानी कि पुराने जो भी इनके ट्रेड एग्रीमेंट्स वगैरह थे, अलायंसेस थे, वो सारी चीज़ें अब समाप्त हो चुकी थी। द कंट्रीज ऑफ द सोवियत ब्लॉक, और सोवियत ब्लॉक की जितने भी कंट्रीज जो अब न्यूली इंडिपेंडेंट बनी थी आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, वहाँ पर जितने भी उनके पुराने ट्रेड अलायंसेस थे वो सारे खत्म हो चुके थे। Each state from this block was now linked directly to the west and not to each other in the region. अब ये एक दूसरे से ट्रेड नहीं कर रहे थे, बल्कि ये डायरेक्टली अब वेस्ट के साथ इन्वॉल्व हो गए थे। Each state from this block was now linked directly to the west. ये डायरेक्टली लिंक हो गए थे वेस्ट से, और इनके सारे ट्रेड्स अब वेस्ट के साथ हो रहे थे, ना कि इनके जो एलाइज रहे थे उनके साथ इनका सारा व्यापार बंद हो चुका था, और अब ये डायरेक्टली लिंक हो चुके थे वेस्टर्न कंट्री के साथ। दीज स्टेट वेर ग्रेजुअली ऑब्जर्व इनटू द वेस्टर्न इकोनॉमिक सिस्टम, और ये धीरे धीरे एकदम वेस्टर्न इकोनॉमिक सिस्टम को अडॉप्ट करते हुए जा रहे थे। यानी कि इनका डायरेक्शन जो था वो वेस्टर्न इकोनॉमिक सिस्टम की तरह बनता जा रहा था। द वेस्टर्न कैपिटलिस्ट स्टेट नाउ बिकम द लीडर्स एंड दस गाइडेड एंड कंट्रोल द डेवलपमेंट। ये सारे जो डेवलपमेंट्स हो रहे थे दे वर गाइडेड बाय द वेस्टर्न कैपिटलिस्ट स्टेट्स लाइक यूएस एंड द कंट्रीज विच वेयर द एलाइज एज नाटो, है ना। तो नाटो के जो सदस्य देश थे वो और यूएस,
ये सारे गाइड कर रहे थे इन कंट्रीज़ को, और सारे जो डेवलपमेंट्स हो रहे थे वो उनके गाइडेंस में हो रहे थे। ऑफ द रीजन थ्रू वेरियस एजेंसीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस, इनमें जितने भी एजेंसीज और ऑर्गेनाइजेशन इनके डेवलपमेंट में मदद कर रहे थे वो कहीं ना कहीं वो यूएस से और उन नाटो देशों से लिंक्ड थे। जैसे आईएमएफ हो गया या वर्ल्ड बैंक हो गया, ये सारे जो संस्थान थे ये सारे कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंट्रीज जो थे, नाटो देश जो थे, उनसे लिंक्ड थे। तो एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ऑल द शॉक थेरेपी जो आ रही थी वो वेस्टर्न कंट्रीज यानी नाटो कंट्रीज की ओर से आ रही थी, और यूएस उनको गाइड कर रहा था, और ये इस ढंग से डेवलपमेंट हो रहा था कि इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो था वो कहीं ना कहीं यूएस को होने वाला था, और ये कंट्री भी अब कैपिटलिस्ट पाथ पे आगे निकल चुकी थी। तो बच्चों, उम्मीद है आपको ये शॉक थेरेपी समझ में आया होगा। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इस शॉक थेरेपी जो दी गई इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, उसके परिणाम क्या निकल कर के सामने आए वर्ल्ड के सामने, उसको हम लोग समझेंगे अगले वीडियो में। तो अगले वीडियो को जरूर देखिएगा, और इस वीडियो को समझने में कोई कठिनाई नहीं हुई हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।